हेलो बच्चों। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैं थर्ड लेक्चर डाल रही हूँ। ठीक है, तो इससे पहले मैंने कुछ बेसिक टर्म्स डाले थे, आपने पढ़ लिए होंगे वो। तो चलिए एक आगे चलते हैं। एक टॉपिक है या थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन आता है कि जो विशिष्ट चालकता है यानी कप्पा है और जो सेल स्थिरांक है उनके मध्य क्या संबंध है। ठीक है, तो वैसे तो आप सेल स्थिरांक का मान किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो दूरी होती है और जो उनकी अनुप्रस्थ काट होती है उनके भी मध्य, ठीक है, उससे आप ज्ञात कर सकते हो। लेकिन इससे क्या नहीं होता है, उस सेल स्थिरांक का शुद्ध मापन नहीं होता है। ठीक है ना, तो हमें पता है कि कोई हमने वैद्युत अपघट्य विलयन ले रखा है। ठीक है, अब वैद्युत अपघट्य की बात आ गई है तो ये मैं पिछली कक्षाओं में भी आपको बता चुकी हूँ कि वैद्युत अपघट्य वो पदार्थ होता है जो क्या करता है, जिसको हम किसी आयनिक विलायक में घोलेंगे तो आयनिक विलायक में घोलने पर वो क्या होता है, 100% अपने आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और ये जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं ये दो प्रकार के बनता वैद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है ना, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, तो मैंने बोला कि आयनिक विलायक में घोलने पर ये टूट जाएंगे। जैसे क्या, नमक है, नमक को आप पानी में घोलते हो तो वो पूरी तरह से अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। तो नमक कैसा वैद्युत अपघट्य है, प्रबल वैद्युत अपघट्य है। दूसरा, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं वो पूरी तरह से अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, मतलब पार्शियली डिसोसिएट होते हैं वो। ठीक है ना, तो जैसे एसिटिक अम्ल है वो पार्शियली क्या होता है, अपने आयनों में डिसोसिएट होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो अब हमने कोई विद्युत अपघट्य विलयन ले रखा है तो उसकी विशिष्ट चालकता यानी कप्पा का जो फॉर्मूला होता है हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो कप्पा होता है वो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप लिख लेते हो कप्पा इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने कहाँ गया, कप्पा इक्वल टू क्या लिख रखा है, ये देखो कप्पा इक्वल टू 1/रो। ठीक है, तो रो यानी ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के। तो अब जो रो है, क्योंकि रो का भी कुछ ना कुछ मान होता है, तो रो का क्या मान है, रो का ये मान है कि रो इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, आर ए अपॉन एल लिखते हैं। ठीक है, ए अपॉन एल लिख दिया हमने। अब देखो क्योंकि कपा इक्वल टू 1/रो है। ठीक है, तो रो का जो भी मान होगा वो 1 के अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख लिया कि क्या, जो आर मैंने आगे लिख लिया और ए अपॉन एल लिख लिया, इंटू ही आ रहा है बार बार। ठीक है, तो इसको आप आगे फिर हम करते हैं तो कप्पा इक्वल टू सीधे एल क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1/r मैंने अलग से लिख लिया और एल ऊपर चला जाएगा और ए क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि 1/r क्या होता है, चालकता के बराबर होता है, क्योंकि हम चालकता को कैसे डिफाइन करते हैं, चालकता को हम कहते हैं कि चालकता क्या होती है, प्रतिरोध आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, या फिर जो व्युत्क्रम होती है ऐसा बोल लो। ठीक है, तो जब हमें C लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, C इक्वल टू 1/r। ठीक है, तो प्रतिरोध की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूँगी, जब मैं कप्पा लिख रही हूँ, कप्पा मैंने लिख दिया, कप्पा इक्वल टू 1/r की जगह मैंने C लिख दिया और L/A ऐसी है। ठीक है, तो L/A क्या है, सेल कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो आप सीधे भी लिख सकते हो कि कप्पा इक्वल टू C यानी कंडक्टेंस, यहाँ पे कंसंट्रेशन मत लेना, कंडक्टेंस इनटू क्या लिख लोगे, सेल कांस्टेंट। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। और आप L/A का मान जब क्या दे रखा होगा, आपको 1 दे रखा होगा, तो आपका सीधे सीधे कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, C यानी कंडक्टेंस C हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या आता है, संबंध आता है इनके मध्य। ठीक है, हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता का सांद्रण के साथ क्या परिवर्तन होता है, यानी सांद्रता बढ़ाने या घटाने पर मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना, तो देखिए क्या बोल रहा है कि कोई भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ हमने ले लिया है, अगर हम उसकी सांद्रता में परिवर्तन करते हैं तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी या फिर जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी, वो सारी भी क्या हो जाएंगी, कहीं ना कहीं चेंज हो जाएंगी। ठीक है ना, अब क्या बोल रहा है, देखो जब सांद्रण की बात कर रहे हैं, यानी हम सांद्रण यहाँ पे मान लिया मैंने कि घटा रहे हैं हम। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, सांद्रण घटा रहे हैं, मतलब कैसे घटाएंगे कि हमने विलेय की मात्रा तो कम ले ली और विलायक की क्या ले लिया, बहुत ज़्यादा ले लिया। ठीक है, यानी जिसके
कोई हमने वैद्युत अपघट्य ले रखा है, उसके जो मोल हैं हमने कम ले लिया, मोल कम ले लिए तो आयन भी क्या बनेंगे, कम बनेंगे। आयन कम बनेंगे तो जो चालकता है, ठीक है, वो या विशिष्ट चालकता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो कि जो विशिष्ट चालकता है कप्पा, वो क्या हो जाती है, घट जाती है जब हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं। डाइल्यूशन मतलब पानी की मात्रा जब हम ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, यानी विलायक हम ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं अगर किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में, यानी वी वॉल्यूम क्या कर देते हैं, हम बढ़ा देते हैं, तो जो कप्पा होता है, जो विशिष्ट चालकता होती है, उसका मान अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना, हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, मैंने कहा क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो बढ़ गया, लेकिन जो आयनों की संख्या है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमने 1 मोल ले रखा है, ठीक है, हम विशिष्ट चालकता को डिफाइन ही कैसे करते हैं कि 1 मोल वैद्युत अपघट्य में जो आयनों की संख्या होती है, उन आयनों की वजह से जो चालकता का मान आता है जितना भी, वो क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। ठीक है ना, यानी कप्पा कहलाता है। अब क्या हो गया, हमने क्या किया, डाइल्यूशन कर दिया, यानी पानी बढ़ा दिया है, डाइल्यूशन कर दिया, डी लिख दिया मैंने। सपोज डाइल्यूशन बढ़ाने पर जो आयंस की संख्या होती है, नंबर ऑफ आयंस होते हैं, NOI कर दिया, वो क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, तो जो कप्पा होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आयनों की संख्या कम हो जाएगी, और आयनों की संख्या जितनी होगी, ठीक है, और जितने आयन बनेंगे उतनी क्या बनेगी, चालकता बनेगी। फिर अब आयन ही कम है तो चालकता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, ये तो बात रही किसकी, कप्पा की, यानी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, विशिष्ट चालकता है। ठीक है, अब बात करें मोलर चालकता की। ठीक है, मोलर चालकता को हम यूं डिनोट करते हैं, उल्टा वी समझ लो थोड़ा बहुत। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखता है वो। तो मोलर चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मोलर चालकता पे यदि हम क्या कर रहे हैं, तनुता बढ़ा रहे हैं, यानी डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, यानी सांद्रण हम कम कर रहे हैं किसी वैद्युत अपघट्य विलयन का, तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं मतलब जो कुल आयतन होगा, यानी जो वी होगा वो तो इंक्रीज कर जाएगा ना। अब वही इंक्रीज कर जाएगा तो जो टोटल मोल होंगे, यानी जो जो भी आपने विलायक ले रखा है, कोई भी आयनिक विलायक ले रखा है और उसमें आपने कोई वैद्युत अपघट्य मिला दिया, यानी विलेय मिला दिया, तो कुल जो वॉल्यूम है वो तो इंक्रीज कर गया ना। ठीक है, आपने तो संख्या मतलब विलेय की मोलों की संख्या कम ले रखी है, विलेय के कम मोल ले रखे हैं, टोटल वी तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब टोटल वी इंक्रीज हो रहा है तो टोटल मोल्स भी तो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल मोल इंक्रीज हो रहे हैं तो जो मोलर कंडक्टिविटी होगी that will be also increase. ठीक है, तो we can say that when we increase volume the molar conductivity is also increase. ठीक है ना, तो ये हो गया। इसको आप देखो आगे भी यहाँ पे कर रखा है मैंने, तो मैंने आपको पहले बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी V इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू वॉल्यूम V। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, जबकि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी, विशिष्ट चालकता कप्पा होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और सेम ऐसा ही होता है किसके साथ, अभी यहाँ पे वॉल्यूम हमने ml में ले रखा है। ठीक है, तो वो ये मोलर चालकता निकल जाएगा, इसी मान देख लेना, हमने 1000 ml ले रखे हैं और उसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है, मोलरिटी है। ठीक है, हो गया। तो ये है। आगे तुल्यांकी चालकता के पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अब तुल्यांकी चालकता पे भी क्या होगा, डाइल्यूशन करने पे तुल्यांकी चालकता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हम इसको भी यूं ही लिखते हैं। ठीक है, वी। अब यहाँ तुल्यांकी चालकता बोल रही हूँ ना मैं, तो इक्विवेलेंट लिख लेना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमने क्या कर रखा है 1000, यहाँ हम ग्राम लेते हैं और नॉर्मेलिटी ले लेते हैं, कप्पा ऐसे आएगा और यहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आएगी। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, जबकि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, हो गया। अब ये मैंने नोट पे यहाँ पे लिख दिया आपके लिए वैद्युत अपघट्य विलयन, वैसे मैं इनको पहले आपसे इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ पिछली कक्षाओं में, फिर भी आप देख लेना इसमें। ठीक है, तो जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होंगे लिख लेना KBr NaOH NaCl वगैरह। ठीक है, और दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में आप लिख लोगे NH4OH लिख लिया, एसिटिक अम्ल लिख लिया। ठीक है, तो इस तरह से उनको लिख लेना। ठीक, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कोलराउस लॉ। ठीक है, या कोलराउस का नियम। ठीक है, कोलराउस का नियम देखो, कोलराउस ने क्या बोला था कि उन्होंने क्या 1875 में उन्होंने एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो होते हैं तो वो पूरी तरह से, क्योंकि आयनों में वियोजित तो होते नहीं हैं, तो अनंत तनुता पर कहीं जाके उनकी
हो सकता है कि वो क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। तो उनकी चालकताओं का, विभिन्न चालकताओं का उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था और एक नियम प्रतिपादित किया था, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला था कि जब अनंत तनुता पर कोई भी वैद्युत अवघट्य पूरी तरह से जब डिसोसिएट हो जाए यानी वियोजित हो जाए, तो क्या होता है, जो भी आयन है उसमें उपस्थित, यानी जो पॉजिटिव आयन है या जो भी नेगेटिव आयन है, तो उनका कोई ना कोई एक निश्चित क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है मोलर कंडक्टिविटी के टूवर्ड्स, ठीक है ना। तो अब ये डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव आयन कितनी, पॉजिटिव आयन के कंट्रीब्यूशन की वजह से कितनी मोलर कंडक्टिविटी बन रही है और नेगेटिव आयन की वजह से कितनी मोलर कंडक्टिविटी बन रही है, ठीक है। तो उन्होंने एक नियम दिया, इस नियम के अनुसार हम ये कहते हैं कि कोई भी एक वैद्युत अपघट्य है वो अपनी सीमांत मोलर चालकता पे क्या होता है, जो भी उस वैद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन होंगे और ऋणायन होंगे, ठीक है, उन दोनों के अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन के योग के बराबर होता है, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उस वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता को निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मैंने इसमें दिया है, इसमें मैंने यहाँ पे देखो एक यहाँ पे लिख लिया है। तो इसका फॉर्मूला आप ऐसे लिखते हो कि मोलर कंडक्टिविटी ऑन इनफाइनाइट, ठीक है, अनंतता पर जो मोलर चालकता है वो क्या होगी, वी पॉजिटिव। यहाँ पे वी पॉजिटिव क्या है, धनायनों की संख्या है, ठीक है, और लैम्डा पॉजिटिव ऑन इनफाइनाइट ये क्या है, मोलर आयनिक कैटायंस है, ठीक है। ये तो जो भी होगा धनायन की वजह से है क्रिएट हो रखा, ठीक है। अब ऋणायन की वजह से जो वी नेगेटिव है वो क्या है, नंबर ऑफ एनायंस है, ठीक है। और जो ये है लैम्डा नेगेटिव एट इनफाइनाइट, ये क्या है, मोलर आयनिक एनायन है, ठीक है। तो इसको यहाँ क्या लिख लोगे आप, जो वी पॉजिटिव है, वी नेगेटिव, यहाँ आयनों की संख्या लिख लोगे कि कितने पॉजिटिव आयन है, कितने नेगेटिव आयन है, और जो ये दे रखा है इसने यहाँ पे लैम्डा, उसमें क्या कर लेते हो आप, आयन, कोई भी आयन इसके आगे जोड़ लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको बता रखे हैं, जैसे NaCl वगैरह का है, ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं लगभग, ठीक है। तो इनमें क्या है, देखो इस तरह से टूटता है, NaCl है तो ये इस तरह से अपने आयनों में टूटेगा कि पॉजिटिव यानी कैटायन में टूटेगा और एनायन में टूटेगा, और इसकी वजह से जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, उनका योग क्या हो जाएगा, उस वैद्युत अपघट्य की मोलर कंडक्टिविटी यानी NaCl की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसके बराबर हो जाएगा। ऐसे इन सब का भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी मैंने ले रखे हैं, एसिटिक अम्ल ले लिया और क्या ले लिया, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो ले लिया। तो एसिटिक अम्ल भी इस तरह से टूटेगा, एक एसिटेट आयन में टूटेगा वो, ठीक है। एसिटेट आयन की वजह से जो मोलर कंडक्टिविटी होगी और जो H पॉजिटिव आयन है उसकी वजह से जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, तो इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी का जो योग होगा वो क्या निरूपित करेगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक अम्ल है इसकी मोलर कंडक्टिविटी को निरूपित करेगा, ठीक है। तो इतना हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी एग्जाम्पल हैं, आप Na2SO4 का भी ले सकते हो, ठीक है। चलो Na2SO4 का मैं बता देती हूँ इसमें थोड़ा सा। तो Na2SO4 है, सपोज मैंने क्या ले रखा है, Na2SO4 ले रखा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, यहाँ पे M लिख लेती हूँ मैं, Na2SO4, क्योंकि इसमें आपको आयंस भी दिख जाएंगे। तो देखो सोडियम यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो मैंने क्या लिख लिया, 2Na पॉजिटिव, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 2Na पॉजिटिव इसकी वजह से। और जो SO4 है, SO4 अपने आप में एक ही रहेगा क्योंकि इस पे क्या होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो एक सोडियम का पॉजिटिव इससे बाइंड करेगा और एक सोडियम का पॉजिटिव इससे बाइंड करेगा, ठीक है। तो 2 सोडियम चाहिए एक सल्फेट को बाइंड करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो सल्फेट जो कि ऋणायन है यहाँ पे, इसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी, और Na पॉजिटिव जो कि धनायन है जिनकी संख्या 2 है, इसकी वजह से क्या, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी को निरूपित करेगी, ठीक है। इतना आ गया समझ में, ठीक। चलिए अब इसके कोलराउस लॉ है, इसके अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। तो इस नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अनंत मोलर चालकता का मान निकाल सकते हैं, यानी अनंतता पर कितनी मोलर चालकता है, ठीक है। और जो कोई हमने विलेय की मात्रा बहुत कम ले रखी है, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में हमने विलेय ले रखा है, तो उसकी विलेयता का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। आयनों की जो वेलोसिटी होगी, जो उनका वेग होगा, उसका भी हम क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं आगे, जैसे हमने एसिटिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात की थी, तो उसमें क्या किया था हमने,
कि अनंतता पर उनकी मोलर चालकता का निर्धारण हम कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब हमें नहीं पता है कि एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता क्या है या कैसे आएगी, ठीक है। तो अब इसकी हम मोलर चालकता कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे देखो मोलर चालकता निकालनी हमें किसकी, एसिटिक अम्ल की, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि एसिटिक अम्ल कितने आयनों में टूट रहा है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल है जो, तो वो इस तरह से टूटेगा CH3COO नेगेटिव में और H किस में टूटेगा, पॉजिटिव। तो 2 आयन तो ये हो गए। तो अब हमें इसकी मतलब एसिटिक अम्ल की जो मोलर चालकता है वो ज्ञात करनी है। और हमें क्या दिए रहेंगे, इस तरह से 3 क्या दिए रहेंगे, वैद्युत अपघट्य, 2 या 3 वैद्युत अपघट्य दिए रहेंगे, जिनसे क्या कर सकते हैं हम, उनकी मोलर चालकता हमें ज्ञात होगी और उनकी मोलर चालकताओं के मान से हम क्या कर सकते हैं, एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं, या किसी भी वैद्युत अपघट्य की। जैसे यहाँ पे एसिटिक अम्ल ले रखा है मैंने, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या ले लिया, एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता हमें ज्ञात करनी है, तो मैंने सोडियम एसिटेट ले लिया, पहला वैद्युत अपघट्य जो अपने आयनों एसिटेट आयन और सोडियम आयन में टूट रहा है, ठीक है, हो गया। दूसरा मैंने वैद्युत अपघट्य ले लिया HCl, ठीक है, जो किस में टूट रहा है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट रहा है। तीसरा मैंने क्या ले लिया, NaCl ले लिया है, ये भी क्या हो रहा है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस साइड इनकी मतलब जो ये साइड है, ये इनको एक साइड लिख लेना है और इधर जो आयन है इनको दूसरी साइड लिख लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट समीकरण डाल लेंगे, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तब क्या करेंगे, हम जो फर्स्ट और सेकंड है इन दोनों को जोड़ते हुए हम मतलब इन पे प्लस का साइन लगा के, और जो थर्ड है उस पे क्या कर देंगे हम, माइनस का मतलब उसको घटा देंगे, ठीक है। तो कर दिया हमने। अब यहाँ पे आगे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि अप्लाइंग 1 + 2 - 3, है ना। तो देखो मैंने क्या कर दिया, सिर्फ आयनों को जो कर दिया एक साइड लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे सारे आयन्स को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया है, और जो ये बराबर का साइन है ये RHS है, ठीक है, ये RHS है, और ये क्या है, LHS है, ठीक है। तो LHS में मैंने सारे आयन्स लगा दिए हैं और RHS में मैंने सारे वैद्युत अपघट्य जो भी लिए हैं उनको लगा दिया है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है। अब मैंने सारे आयन्स जैसे लगाए, तो देखो ये सारे लिख दिए मैंने, ठीक है, इधर से लिख लिया। अब क्या करोगे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने तीसरे वाले समीकरण को घटाया था, तो ये Na पॉजिटिव किसका है, माइनस का है, जबकि यहाँ पे जो Na पॉजिटिव है ये किसका है, प्लस का है। ऐसे यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है वो माइनस का है, और यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है वो किसका है, प्लस का है। तो ये तो कट गए, ठीक है। अब LHS में हमारे पास क्या बचा, एसिटेट बचा है, और क्या बचा है, H पॉजिटिव बचा है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो, ठीक है, इतना लिख दिया। और इस साइड तो ये सारे के सारे हैं, ठीक है, इस साइड ये सारे हैं, मतलब सोडियम एसिटेट भी है और HCl भी है, दोनों योग में हैं यानी प्लस में हैं, और इनमें क्या कर रहे हैं हम, इनमें से जो NaCl है इसको माइनस कर दे रहे हैं, तो माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले अगली लाइन में मैंने क्या किया, जो CH3 यानी एसिटेट आयन है, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव है, इसको हमने जोड़ लिया और एसिटिक अम्ल बना लिया, ठीक है। और इस साइड देखो हमें, अभी मैंने पहले जब शुरुआत की थी तो मैंने कहा था कि हमें जो भी 3 हमने या 2 हमने जो भी वैद्युत अपघट्य ले रखे हैं उनके मोलर चालकताओं के मान क्या होंगे, ज्ञात होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या है, देखो हमें CH3COO नेगेटिव ONA का भी मान ज्ञात है मोलर चालकता का, HCl का भी ज्ञात है, और NaCl की मोलर चालकता का मान भी ज्ञात है, ठीक है। तो सोडियम एसिटेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो भी मोलर चालकता होगी उसको हम ऐड करके जो सोडियम क्लोराइड है उसकी मोलर चालकता को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे इन दोनों की मोलर चालकताओं से, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता का मान प्राप्त हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे आपको रिएक्शंस दिए जा सकते हैं, या न्यूमेरिकल्स भी इसमें आते हैं, मैं आगे भी करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे न्यूमेरिकल्स में भी समझ लेंगे, और आप अपनी कॉपी से या जो भी बुक है आप उससे भी देख लेना, ठीक है ना। हो गया, चलिए आज के लिए इतना बहुत है।